राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान और उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण होता है और यही कारण है कि हमें बचपन से ही अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। हर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले और राजपथ पर ध्वजारोहण और ध्वज फहराया जाता है। इसके अलावा लोग अपने अपने घरों में, दफ्तरों, स्कूल व कॉलेज में भी तिरंगा फहराते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण कब हुआ था। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज आज जिस स्वरूप में है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में मान्यता मिली थी और इसे तिरंगा नाम दिया गया, क्योंकि ये 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। साथ ही बीच में मौजूद सफेद रंग के ऊपर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र भी मौजूद होता है। तिरंगे में मौजूद केसरी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, वहीं सफेद का अर्थ है शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग देश की प्रगति और हरियाली का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने डिजाइन किया था। भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगे को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। तिरंगे को 3 क्रमशः 2 के अनुपात में बनाना होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना होती है। तिरंगे में प्रयोग होने वाला अशोक चक्र सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 धारियां होती है। ये चक्र दर्शाता है कि चलते रहना जीवन है और रुक जाना मृत्यु। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखना या बनाना गैर कानूनी है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते, ना ही तिरंगे के बराबर रख सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगा फहराने के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। राष्ट्रीय ध्वज के अंगीकरण के दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य मंत्री व नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजय भगत, भाजपा के उत्तरी पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, भाजपा से स्थायी समिति के सदस्य और पूर्व उप महापौर राजेश लावड़िया, भाजपा जिला करोलबाग के संयोजक नरेश कुमार, डीआईडी चीफ ललित सुमन और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के कोने कोने में भारत उत्सव मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम द्वारा दिल्ली के रमेश नगर में स्थित शहीद स्मारक पर देश की आजादी के वीर बलिदानियों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है और इस शुभ अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम द्वारा सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कोरोना काल में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। कुछ बच्चे तो पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं। कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर देश को मार्गदर्शन दिया। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज का ये समय उत्तर प्रदेश के अंदर इस नई योजना को लागू करने के लिए यहां पर हमें प्रदान किया है। पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है। कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, मां या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन, उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे और फिर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी पीएम केयर से उनके लिए एक व्यवस्था जारी करेगी और फिर उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है। ये भी आवासीय विद्यालय हैं। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपए राज्य सरकार अपने निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रभावित बच्चों के सहयोग और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन सभी बच्चों के लिए यहां उपलब्ध कराया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी एक दिन के दौरे पर देहरादून गए थे और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पार्टी समर्थन में रुड़की पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां पहुंचकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां 3 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर कोई भी खरे नहीं उतरे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। भ्रष्टाचार रोक पाने में भाजपा सरकार असफल रही है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सुझाव मांगा। आज उत्तराखंड आगमन के दौरान रुड़की में जीवनदीप आश्रम जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी जी के आग्रह पर आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इतने दिव्य यज्ञ में मुझे स्वामी जी के आग्रह पर, आमंत्रण पर यहाँ शामिल होने का अवसर मिला। बहुत दिव्य अनुभूति हुई। वहाँ वेद मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की पूजा की। मैं खुद माँ भगवती का उपासक हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने दिल्ली परिवार के लिए, उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की माता के चरणों में। शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है। वो देवभूमि के लाल हैं। मेरा सवाल स्पष्ट है कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये तो मेरी एक छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था, तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के एक शहर में छोटे छोटे समूहों के सामने किया। आज मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाइयों और बहनों के सामने रखना चाहता हूं और जनता के बीच से जवाब तो हमें पड़ा है। पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार और कट्टर देशभक्त को ही मुख्यमंत्री चुनना चाहेगी। पर मैं आज उत्तराखंड के लोगों के बीच आपके माध्यम से सवाल रखना चाहता हूँ। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, मुझे किसी से बात भी करनी है तो आज मोबाइल में बिजली से चार्ज होगा, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, घर में रोशनी चाहिए। उत्तराखंड तो बिजली पैदा करने वाला भूभाग है देश का, यहाँ पर बिजली इतनी महंगी, वजह वही है भ्रष्टाचार, वजह वही है बेईमानी। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा, जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है। आज यहाँ की शिक्षा अच्छी ना होने के कारण ही लोगों का पलायन है। बेरोजगारी की वजह भी यही है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है लोगों को। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिल्ली के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री सत्येंद्र जैन ने MRI मशीन और CT स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश ऋषि और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आज हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक नहीं दो अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो हरिनगर में है, वहाँ पर 128 स्लाइस की CT स्कैन का इनॉग्रेशन हुआ है, जो माननीय सत्येंद्र जैन जी ने और सुशील गुप्ता जी जो हमारे राज्यसभा के MP हैं वो थे, वहाँ पर किया गया डॉक्टर BL चौधरी की प्रेजेंस में। उसके बाद जनकपुरी है, इनको डबल बोनेंजा मिला है कि यहाँ पर एक 1.5 टेस्ला फिलिप्स की MRI लगी है और दूसरी लगी है CT स्कैन फिलिप्स की 128 स्लाइस की। तो अभी तक क्या था कि सरकारी अस्पतालों में बहुत अभाव था कि ऐसी कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट दिल्ली सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में, आप देखेंगे कि बिल्कुल धुआंधार काम हो रहा है। पहले हमने ऑक्सीजन की सारी कमी पूरी की, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, और आज जो इमेजिंग है, अब कोविड कम हो गया है तो हमें MRI इमेजिंग जितनी भी है, बोन की, ब्रेन की, नसों की, उनकी फैसिलिटी हो गई है। उसके अलावा जो आप देखेंगे कि कोविड के टाइम में HR-CT स्कैन किया जाता था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते थे हॉस्पिटल, CT स्कोर जो हम देखते थे। अब हमारे दोनों अस्पताल में जो कि करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं दोनों, यहाँ पर CT स्कैन लग गई है, तो HR-CT स्कैन आपका करीब 45 मिनट में हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार अब तीसरी वेव से लड़ने के लिए अगर वो आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम मुस्तैद हैं उसके लिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन करा है CT MRI का, जो एक सर्विसेज ऐड हुई है हमारे हॉस्पिटल में, जो जनकपुरी की जनता और दिल्ली की जनता को बहुत लाभ देगी। और ये सर्विसेज जो दिल्ली सरकार की डाक डैन की सर्विसेज है, उससे सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे और सर्विसेज बढ़ रही है। OT चालू होने वाले अस्पताल में, कैथ लैब हमारी चली रही है, एमरजेंसी हमारी चालू हो जाएगी। तो हम दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से केटर करने के लिए धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। KB सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये हमें पूरी तरह हमेशा सपोर्ट करा है। आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सर्विस जोड़ी है। आपको अगर न्यूरोलॉजी चलानी है, अगर आपको न्यूरो सर्जरी चलानी है, तो CT एंड MRI इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट वी हैव टू डू, जिसका उद्घाटन आज माननीय श्री सत्येंद्र जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और सुशील गुप्ता जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के,
उन और हमारे लोकल एमएलए हैं राजेश ऋषि जी, इनके प्रेजेंस में आज उद्घाटन हुआ है। एक बड़ा दिन है हमारे लिए और इस तरह फैसिलिटी हम जोड़ते रहेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे सीटी और एमआर का आज उद्घाटन किया, जो कि दिल्ली वासियों के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही बड़ा साधन है और ये फ्री में होता है दिल्ली आरोग्य कोष के थ्रू, जिसमें कि हर गरीब से गरीब अमीर जो भी लोग हैं उन्हें उनके ऊपर कोई संसाधन का प्रभाव नहीं पड़ता। नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और अब मानसून सत्र में दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद किसानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार सुबह किसान जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के साथ बसों की चेकिंग की गई, जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर पर पहुंचने में कुछ देरी भी हुई। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर पाएंगे। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम बाहर अपना मुद्दा उठा रहे हैं और विपक्ष को सदन में हमारी आवाज बनना चाहिए। अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर रही है और किसानों को रास्ते में परेशान करने का काम कर रही है। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हम पहले भी उनसे बात करते आए हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी है। किसान आंदोलन के मद्देनजर आज जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में और अर्धसैनिक बलों के सहयोग से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान आंदोलन के दौरान मुस्तैदगी दिखी। और यह नज़ारा देखें, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी तमाम अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के सहयोग से विधि व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखी है और किसानों का आंदोलन भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। प्रशासन की दी गई स्वीकृति के मुताबिक ही लोग मौजूद हैं और उसी हिसाब से आंदोलन उन्हें करना है। 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक यह आंदोलन चलेगी। यह देखें, जंतर मंतर का नज़ारा है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त के सहयोग से तमाम पुलिस के अधिकारी पदाधिकारी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ आंदोलन में विधि व्यवस्था बनाए रख रहे हैं और यह नज़ारा देखें आप जंतर मंतर का। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मानसून सत्र में किसानों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी है। अनिल भारद्वाज ने किसानों के बॉर्डर पर भी प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस की पूर्व नेता विजय रोचक और दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन भी मौजूद थी। आज से 238 दिन पहले
एक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे शुरू हुआ और आज स्थिति ये है 238 दिन उन हमारे किसानों को जिन्होंने दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पे ये अपना धरना और अनिश्चितकालीन धरने के साथ साथ प्रदर्शन किया, आंदोलनरत हैं वो लोग। और आज संसद के उस फैसले के जिसमें विपक्ष को भी कहीं भी उनके साथ कोई रजामंदी इन बिलों को लाने से पहले नहीं बनाई गई और 6 महीने 22 जनवरी को लास्ट मुलाकात किसानों और सरकारों की बातचीत की हुई थी। लोकतंत्र में पहला ऐसा आंदोलन है, इतने बड़े स्तर का आंदोलन, किसानों को हजारों किसान 28 नवंबर की कपकपाती हाड़ कपकपाती सर्दी में जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, उन्होंने सर्दी झेली, गर्मी झेली, अब बरसात को झेल रहे हैं और कोविड महामारी के दौरान भी जिन्होंने अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटे। डेमोक्रेसी में संवाद होना चाहिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होना चाहिए। आपने तो डायलॉग ही बंद कर दिए 6 महीने से। इतना बड़ा अहंकार, और वो भी उस किसान के लिए जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उस किसान के लिए, उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? दोनों ये सरकार, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी दो मुंही बात कर रही है। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है, ये सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये सरकार किसानों के लिए हमदर्दी की जगह, किसानों की पीड़ा को, परेशानी को वहाँ समझने की जगह ये सरकार उनसे खिलवाड़ कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान के खेत खलिहान से इस देश की तरक्की का रास्ता निकलता है। किसान इस देश की आत्मा है। निश्चित तौर पर किसान के साथ आप डायलॉग करिए, किसान के साथ बातचीत करिए और किसान को समझाइए। अगर आपके ये कानून इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों वो आंदोलनरत हैं? अब तक तो उनको समझ आ जाती अगर आपके कानून उनके पक्ष के होते। वो लगातार कह रहे हैं कि ये पूंजीपतियों के पक्ष के कानून हैं। आप पूंजीपतियों को कितना भी भंडारण कर लें, आपके ये कानून उनको खुली छूट दे रहे हैं कि आप बड़े बड़े वेयर हाउस बनाइए, भंडारण कीजिए। 6 महीने आज पूरे हो गए, 22 जनवरी से आज 22 जुलाई की तारीख है। आप डायलॉग करिए, किसानों से बात करिए। किसानों की जायज़ मांग के साथ कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की कांग्रेस खड़ी है और दिल्ली के नागरिकों के साथ भी खड़ी है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में मिथिला चौक कनॉट प्लेस में प्रत्येक मिथिला राज्य संवैधानिक भाषा मैथिली को समुचित स्थान, मिथिला में बाढ़ का स्थायी समाधान, मिथिला की सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया। नए अधिकार चाहे हमारा मिथिला राज चाहिए, नए अधिकार चाहे हमारा मिथिला राज चाहिए, लड़के लेबो। संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेदनाथ चौधरी उर्फ बैजू और राष्ट्रीय प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी इंजीनियर शिशिर कुमार झा ने सरकार से कहा है कि पलायन, बेरोजगारी, बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य व मिथिला के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार निष्क्रिय है, जिसके कारण मिथिला के 10 करोड़ लोग दिन ब दिन राष्ट्रीय विकास के स्तर पर पिछड़ते जा रहे हैं। आई संसद भवन के समक्ष अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के आह्वान पर समस्त मिथिला के आकांक्षा जे मिथिला राज्य के निर्माण पुनः हो, ताहि लेल हमरा सब घेरा डालो, डेरा डालो, धरना प्रदर्शन सभक ओरियान जंतर मंतर दिल्ली के संसद भवन के समक्ष कऽ रहलहुँ। हम भारत सरकार से मांग करै छियै जे हमरा पुनः मिथिला राज्य चाहिए। एहि मिथिला राज्य के लेल आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी, इंडस्ट्रियल आज़ादी, बाढ़, सुखाड़, बिजली के स्थायीकरण वास्ते एकमात्र हम और संगहि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के लेल मात्र हमरा मिथिला राज्य एकमात्र चाहिए। हम भारत सरकार से निवेदन करिए जे जेना ही पूर्व में केरल होय, आसाम होय, मिजोरम होय, मेघालय होय, त्रिपुरा होय या
माने महाराष्ट्र हो कि गुजरात हो कि पंजाब हो, भाषाई या तेलंगाना हो, भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण भेले। हमारा अने भाषाई आधार पर हम 7.5 करोड़ मिथिलावासी छी, तकर मातृभाषा मैथिली छै। भाषाई आधार पर हमरा मिथिला राज्य हो। हम संसद भवन के समक्ष समस्त संसद के और मिथिला के खास कऽ सांसद जे अइ तकरा हम निवेदन करै छियनि जे अहाँ जेनाहि कीर्ति आजाद अन्य सांसद अन्य मिथिला के विकास लेल मिथिला राज्य के लेल प्रश्न केने छलनि, मिथिला राज्य के लेल पार्लियामेंट में क्वेश्चन रखलनि, तेनाही अहाँ सब राखू। और हम चाहब जे यदि हमर पैसा अन्य मेट्रोपॉलिटन टाउन में खर्चा होइए ताहिमे हमर विरोधी नहीं छी, लेकिन हमर पैसा जे अइ से हमरा सौंदर्यीकरण में लागे, नहीं तो हम अहाँ के पैसा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, रोड टैक्स, दवाई के टैक्स, जीएसटी, सारा टैक्सेशन के हम घेराबंदी कऽ अपन विकास के लेल हम अपना एठुन पैसा के घेरब। आई हमर विकास नहीं भऽ रहल है। आई बाढ़ि से हम डूबि गेलहुँ, हम सुखाड़ में डूबि गेलहुँ, किसान के मक्का चलि गेलै, मूंगफली चलि गेलै, मूंग चलि गेलै, और आई धान जे छै असमयी वर्षा होइत गेलै, धान चलि गेलै। आई बाढ़ि में हम सब डूबि गेलहुँ, सुखाड़ में सूखि जाइ छी। तैं हमर स्थायी निराकरण के लेल हम आई निवेदन प्रार्थना जे हम एहि डेरा डालो संसद के समक्ष अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति आह्वान करैए। ये संस्था बहुत दिनों से इस मुद्दा को उठा रही है, लेकिन मांग पूरा मिथिला के रहने वाले सभी मैथिल कर रहे हैं, वो एकजुटता के साथ नहीं आ रहे हैं। उसकी विभिन्न वजह है। और जहाँ तक मिथिला राज्य क्यों चाहिए, इसके बारे में मेरा कहना है कि जब 1956 में भाषाई आधार पर राज्य बनी, तब भी मिथिला अपने मैथिली भाषा के साथ राज्य बनने के सारे शर्तों को पूरा कर रही थी, लेकिन कुछ षड्यंत्रों के वजह से वो राज्य नहीं बन पाई। तो हमारी जो मिथिला की जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो भाषा है और वहाँ की जो व्यवस्था है, उसको बचाने के लिए हमें राज्य की ज़रूरत है। जब हम राज्य के रूप में संगठित होकर राज्य बनेगा तो हमारी जितनी भी प्राथमिकताएं होगी वो हमें जल्द मिलेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,383 नए मामले, तो वही 507 लोगों की इस संक्रमण से गई जान। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने तोड़ी चुप्पी, कहा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके राज्यसभा में मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज भी कई मुद्दों पर राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। लगातार दूसरे दिन भी महसूस किए गए राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 और 5.3 की तीव्रता मापी गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बढ़ रही है मुश्किलें। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड के बाद अब 15 करोड़ रुपए की रंगदारी का है आरोप। परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की टीम इंडिया में हुई वापसी। कोरोना संक्रमण के बाद क्वारंटीन में थे ऋषभ पंत। लगातार बारिश से मुंबई का हुआ बुरा हाल। इलाकों में रेल की पटरियां अपनी जगह से खिसकी। बिहार समेत कई राज्यों की रेलवे सेवाएं हुई बाधित। कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होंगी बॉलीवुड फिल्में रिलीज। बॉलीवुड फिल्में हंगामा 2 और 14 फेरे के बीच होगी टक्कर। लगातार 5वें दिन भी स्थिर रहे डीजल पेट्रोल के दाम। लोगों ने ली राहत की सांस। सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर बदल रही है सोच। पहली बार मक्का में सऊदी वुमेन सोल्जर्स ग्रुप की तैनाती की गई। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।